अवध की सल्तनत को हड़पने की फिराक में लखनऊ के सारे वाजिद अली शाहों के बीच जबरदस्त घमासान मच गई है। माना है लखनऊ समेत पूरे यूपी में कोरोना द्वारा मचाई गई तबाही। ऐसे शाहों में कोई लखनऊ के तख्त ताउस को अपनी खानदानी कुर्सी माने बैठा है, तो कोई राजनीति के साथ अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जगत में अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पाला बदल में माहिर लोग भी खुद को रजवाड़े के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं और 100 चूहे खाने के बाद अब हज करने की कवायद कर रहे हैं, जबकि चंद वर्षों में ही अरबों खरबों की संपत्तियां जुटाकर अब लखनऊ के नवाब बनने के ख्वाहिशमंद लोग भी मौजूद हैं। एक तो इतना सहमा डरा हुआ है कि दिल्ली का बंगला छोड़कर लखनऊ की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। लेकिन इसी आपाधापी में ऐसे लोग भी हैं जो अपना पाजामा संभालने में बेहाल है। उनका दोष सिर्फ इतना भर है कि वो नाकारा हो चाहे न हो, लेकिन उनके पायजामे का नाड़ा उनके अपने ही साथी ने खींच लिया है। उधर टीम के मुखिया खुद ही क्वारंटाइन हो चुके हैं, जबकि मुल्क का बादशाह और उसका वजीर बंगाल के चुनाव में अपनी बिसात फैलाए बैठा है। यह कोई कपोल कल्पना या पूरी गप नहीं है, बल्कि यूपी में भयावह हालत तक पसार चुके कोरोना संक्रमण के बावजूद योगी सरकार में चल रही आपसी लाग डांट का एक बेशर्म नजारा है। होना तो यह था कि कोरोना जैसी आपदा, जहां योगी सरकार और उसके मंत्रियों को लखनऊ समेत यूपी के अस्पतालों को सुधारने में ताकत लगानी होनी चाहिए थी, ताकि मरीजों का इलाज सुरक्षित हो सके, लाशों का जल्द से जल्द उनकी अंत्येष्टि करा दी जाए और साथ ही साथ जो डरे, भयभीत और सहमे हुए समाज है उनको दिलासा और सांत्वना दिया जाए। और इसके लिए एक अपना एकजुट सामूहिक और सांगठनिक दायित्व निभाना चाहिए इन लोगों को। लेकिन योगी सरकार के राज में मंत्रियों ने अपनी अलग अलग छवि बनाने का अभियान छेड़ दिया है, अपनी अपनी ढफली बजा रहे हैं। शुरुआत की है कानून और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने अपने विभाग के बजाय अपने दूसरे की लंका पर बजरंगी छलांग लगाई और उसे भस्मीभूत कर दिया। दूसरे की लंका तो खैर जली ही जली, ब्रजेश पाठक की अपनी पूंछ भी आग से लाल हो गई। घबराहट में उन्होंने बरनौल खोजना शुरू कर दिया। अब इस जलन पर मलहम लगाने के लिए ब्रजेश पाठक ने समुद्र में छलांग लगाते हुए अपनी विधायक निधि डीएम को थमा दी, बिना यह समझे हुए कि इस भयावह हालत में आम आदमी को, मरीज को, सहमे लोग समाज को विधायक निधि की नहीं बल्कि कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए अपनी सांगठनिक रणनीति की जरूरत है, जो कोई डीएम या नौकरशाह नहीं बल्कि सरकार का एकमत फैसला ही राहत दे सकता है। और इसके लिए जरूरी रकम किसी एक विधायक निधि की नहीं बल्कि सरकारी खजाने से ही मुमकिन है। अब हालत यह है कि योगी जी असहाय हैं, जबकि दिनेश शर्मा और लालजी टंडन का पुत्र गोपाल का खानदानी विरासत रहे शहर लखनऊ को झपट कर लेकर भाग गए हैं ब्रजेश पाठक। नाक तो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के मंत्री की भी कट गई है। ब्रजेश पाठक ने तो एक कर्री दुलस्ती लगाई थी स्वास्थ्य विभाग के और चिकित्सा विभाग के मंत्री और उनके अफसरों पर। असर भी हुआ, स्वास्थ्य मंत्री चारों खाने चित्त हो गए और अपने विभाग में आइसोलेट हुए, अदृश्य हो गए हैं, मानो मैदान ही छोड़कर कहीं सरक गए। लेकिन अगले ही दिन खुलासा हुआ कि यह जोरदार दुलत्ती खुद ब्रजेश पाठक पर ही पड़ी थी, सरकार पर भी और भाजपा पर भी। लेकिन इसके पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के चलते कितने भयावह और कितने डरावने हालात हैं लखनऊ और यूपी में। जरा इन वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार सिंह से पूछिए ना। सत्ताओं का जो चेहरा होता है, सत्ताओं का, वो बड़ा क्रूर होता है। सत्ताओं को आपकी फीलिंग से और आपकी ज़रूरतों से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। और इस जो भाजपा का शासन काल है, ये तो इन्होंने बिल्कुल जनता के सरोकारों से इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। एक भाषण पर उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर कब्रिस्तान बने हैं तो शमशान भी बनने चाहिए। ये पुराना भाषण है। ऐसा लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री की जीवा पर सरस्वती जी विराज हो गई हैं और उनका वो जो कब्रिस्तान होने चाहिए तो शमशान भी होने चाहिए, वो सपना पूरा हुआ है। जिस तरह से अभी लखनऊ में की हालत ये है कि मैंने किसी तरीके से 6-7 अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके 6-7 लोगों को भर्ती कराया है।
किसी तरीके से। कल एक कास्टिंग डायरेक्टर लड़की थी, पारुल, उसकी डेथ हो गई है। उसकी लाश लिए उसका पति अकेले घर में बैठा हुआ है, कोई रिश्तेदार नहीं आया। सवेरे जब मैंने सवेरे सवेरे 4:30 बजे की डेथ हो गई। गाड़ी की बात हुई तो गाड़ी एम्बुलेंस उसको लेने तक नहीं आई। एक पूरा अब एक दलाल का सक्रिय हो गया है जो एम्बुलेंस या लाश वाली गाड़ी का इंतजाम करता है। वो 2,500 से 3,000 रुपया पर एम्बुलेंस में पैसे खा रहा है, सिर्फ डेड बॉडी घर से ले जाने का, और ठेका ले लेता है। पूरा ठेके पर लाश जलाने ठेका लेता है, घर से लाश उठाएगा और ले जाके जला देगा। जलाएगा कि नहीं जलाएगा, गाड़ देगा, इससे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो डेड बॉडी उठा ले जाएंगे। ये एक नई एक मतलब ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। ये हालात कमोबेश पूरे देश में हैं। और अगर इसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा जारी है। क्या करना चाहती है सरकार, क्या विज़न है, और मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, और सरकार को दोष देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह की सरकार चुनते हैं हमें उसी तरीके की स्थितियां मिलती हैं। तो हमें जो हमने चुना था वो हमें मिल रहा है। और लोगों को अब फिर से चिंतन मनन की ओर सक्रिय होना चाहिए कि क्या हमें अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि गाय से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, या गोबर लपेट देने से परमाणु विस्फोट के बाद विकिरण जो होता है, विकिरण जो होता है उससे हम बच सकते हैं, है ना। और गरीबी मांगना अभी एक रोजगार में आता है, और पकौड़ा तलना भी सिखाया जाएगा, ये भी रोजगार में शामिल होगा। इस आपको बता दें कि यूपी की राजधानी इस समय कोरोना से बुरी तरह सहमी हुई है। कब्रिस्तानों और श्मशान घाटों पर लाशों का अंबार लगता जा रहा है। अपनी कमियां छिपाने के लिए अफसरों ने श्मशान घाट की घेराबंदी कर डाली है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष तक को भी पीजीआई में भर्ती होने के लिए घंटों छटपटाना पड़ा। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके एक दिग्गज भाजपाई राम प्रकाश गुप्ता के बेटे डॉक्टर राजीव लोचन को 3 दिन की कोशिश के बाद ही पीजीआई में बिस्तर मिल पाया, वो भी जनरल वार्ड में। सरकारी अस्पताल में कोरोना से निजात दिलाने वाली दवा फेबू फ्लू 200 mg कई महीनों से है ही नहीं। मेडिकल स्टोर्स भी खाली हैं। निजी लैबों में कोरोना जांच बंद है और सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल है। घर में हुई कोरोना मरीजों की लाशों को उठाने वाला तो कोई नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ के जिलाधिकारी और दीगर अफसर क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता। एक लाश उठाने के लिए 20,000 रुपए अदा करने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने लाश को भैंसाकुंड श्मशान घाट तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वहां भी 12,000 रुपए की खर्चा अंत्येष्टि के नाम पर वसूला गया। नाइश हसन बताती हैं वह भी ये तब हुआ जब उन्होंने डीएम अभिषेक प्रकाश को फोन करके मदद की गुजारिश की, लेकिन घंटों प्रतीक्षा के बावजूद कुछ नहीं हुआ। पूरा लखनऊ दहशत और मातम के माहौल में है। लखनऊ में कोरोना की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब, बहुत दयनीय है। मैं अगर अपने आप को भी कहूँ तो 4 दिन से मैं कोरोना से लड़ रही हूँ। आज तबीयत थोड़ा बेहतर है, लेकिन इस हालात में भी हम लोग सपोर्ट ग्रुप लखनऊ के ज़रिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हालात जो दिखाई पड़ रहे हैं, किसी की लाश उठाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, किसी की सिलेंडर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, कोई एडमिट नहीं हो पा रहा है और मर जा रहा है। यहाँ तक कि जज अपनी एक चिट्ठी लिख के उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, मदद कर दे, और जब तक हम उनके पास पहुंचते हैं उनकी वाइफ का सिलेंडर ख़त्म हो चुका होता है और वो इस दुनिया से चली गई। इतने लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकारी तमाम चीज़ें सिर्फ आश्वासन पे है। रमेश चंद्रा जी को भी बहुत से आश्वासन खाली मिल रहे थे। बिल्कुल आपातकाल का माहौल है लखनऊ में। तो सबसे गुजारिश है कि मिलजुल कर सब लोग साथ दें और जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं वो रखें, घर में रहें, इबादत भी घरों में करें, बाहर ना जाएं। कल मैंने एक मामले में एम्बुलेंस की कमी अगर ना होती तो इतना मुझे पैसे खर्च नहीं करवाने पड़ते। 20,000 रुपए दे के एक डेड बॉडी उठाई। अगर एम्बुलेंस ज़्यादा होती तो कोई भी एम्बुलेंस चली जाती और डेड बॉडी को उठा लाती, लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं। तो ऐसे में हम सबको खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो किसका विकास होगा, कैसा विकास होगा। बस ऐसा दौर कभी नहीं देखा लखनऊ ने, जिसको हम तहजीब का शहर और सभ्यता का शहर कहते हैं। आज वो शहर बहुत तड़प रहा है। बहुत से बड़े बड़े लोग चले गए हैं, एकदम यतीमी की हालत आ गई है। तो सरकार से गुजारिश है कि वो कुछ बेहतर करे, और बेहतर खाली प्लानिंग नहीं, क्विक
क्विक चाहिए। जनता को अभी सिलेंडर नहीं मिला, 10 मिनट में किसी की मौत हुई। आज हमारे घर से थोड़ी दूर पे कल पति की मृत्यु हो गई, आज उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह हर घर में लगभग मौतों का सिलसिला चल रहा है। पर इसको बहुत लंबी प्लानिंग से नहीं, फौरन प्लान करके सरकार को अस्पताल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सिलेंडर्स नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं। और टेस्ट मैंने अभी 4 दिन पहले एक लड़के का कराया, अपने पड़ोस के एक लड़के का। आज चौथा दिन है और उसकी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक उसके पोर्टल पे एरर दिखाया जा रहा है। ऐसे तमाम लोग होंगे जो अगर पॉजिटिव भी होंगे तो वो संक्रमण फैला रहे होंगे, पर रिपोर्ट आने में इतनी देर हो रही है। प्राइवेट पैथोलॉजी पे सरकार बार बार क्वेश्चन कर रही है, उसे बंद कर रही है। तो ऐसे में जो लोग चाहते हैं कि हमारा जल्दी टेस्ट हो जाए, उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। किसी भी पार्टी, किसी इलेक्शन, किसी राजनीति से बड़े ज़्यादा सवाल हैं। इनको सरकार को फौरन से पेशतर डील करना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। और मुख्यमंत्री योगी ने अपने अफसरों पर लगाम लगाने के बजाय बेहाल नागरिकों पर मास्क न पहनने पर लगने वाले जुर्माना की रकम 100 के बजाय सीधे 1000 थोप दी है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि योगी सरकार ने 1.25 बरस पुरानी इस कोरोना समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई ही नहीं थी। और तुर्रा अब यह हुआ कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक एकला चलो की शैली में अपनी पिपीरी लेकर भेजने लगे हैं। शायद ब्रजेश पाठक को यह एहसास हो चुका है कि लखनऊ की सल्तनत को हड़पने का सही मौका उनके पक्ष में है। उन्होंने दांव चलाया स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के मंत्री जय प्रताप सिंह के विभाग पर और गोला बारूद दागना शुरू कर दिया। हमला सीधे इन विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ ही साथ उनके डॉक्टरों पर भी हुआ। बताया कि वे सारे अफसर काहिल हैं, कामजोर हैं, बेईमान हैं, अक्षम हैं। ब्रजेश पाठक इतना चालाक निकले कि उन्होंने यह आरोप अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को एक अति गोपनीय पत्र लिखकर भेज दिया। लेकिन सरकार की गोपनीय नीति का माहौल बनाते हुए वह अति गोपनीय पत्र खुद ही ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों के हाथों में थमा दिया। जाहिर है कि ब्रजेश पाठक की वाहवाही तो हुई, लेकिन योगी सरकार की तो जमकर शीशा लेकर चल रही है। उधर यह हंगामा शुरू होते हुए लखनऊ के सारे रजवाड़े बेहाल हैं। वह तो मोदी ने राजनाथ सिंह का पत्ता यूपी से काट दिया था और फिर गृह मंत्री की कुर्सी भी छीनकर उन्हें देश की सीमा तक पहुंचा दिया, रक्षा मंत्री बनाकर। अब हालत यह है कि इस कोरोना काल के दौरान राजनाथ सिंह अगर लखनऊ में आए भी हैं तो किसी सड़क का उद्घाटन करने के लिए ही। सांसद जरूर है वे लखनऊ के, लेकिन इस दुश्वार माहौल में वे झांकने भी नहीं आए। बाकी रहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल टंडन। दिनेश शर्मा को लखनऊ के बारे में खूब समझ है, वे एक सफल मेयर रह चुके हैं लखनऊ के, जबकि गोपाल टंडन का अनुभव अपने व्यवसाय और कुछ एक मंदिरों के प्रशासन तक ही सीमित रहा है। उधर सियासत में डॉक्टर नीरज बोरा का मकसद सीतापुर रोड पर अपनी संपत्तियां बढ़ाना और विस्तार देना तक ही सीमित रहा है, जबकि स्वाति सिंह जहां तहां बियर बार की दुकानों के उद्घाटन जैसे कामों में बहुत बिजी रहती हैं। रही बात सुरेश श्रीवास्तव और सुरेश तिवारी का, तो वे सभासद से विधायक बने हैं और सरल सीधे सच्चे माने जाते हैं, लेकिन उनकी हालत तो उस दरोगा की तरह होती है जिसका अंतिम प्रमोशन डिप्टी एसपी तक ही हो पाता है। डीजी बनने के सपने तो वो कभी देख भी नहीं पाते। खैर, आइए हम आपको बताते हैं कि भ्रम और वास्तविकता में फर्क क्या होता है। आप ये नजारा देख रहे हैं ना, ये वीडियो देखकर शायद आपको यही लगेगा कि राम के नाम पर जो भाजपा सरकार बनी थी, उस सरकार का अयोध्या में आयोजित रामनवमी के दीपोत्सव का नजारा ही है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल यह लखनऊ के भैंसाकुंड श्मशान घाट का है। यहाँ दीपक नहीं, लाशें जल रही हैं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, देश के दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश रही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसे बढ़ाई जाती है। नमस्कार।